कल्पना कीजिए एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन की जो आपकी हर दबी कुचली और डरावनी तमन्ना को हकीकत में बदल दे। सुनने में ये किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन कोरियन थ्रिलर इफ विशेस कुड किल में ये जादू देखते ही देखते एक खौफनाक मंजर में तब्दील हो जाता है। यह नियम सीधा और क्रूर है। आपकी ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन बदले में आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, वो भी ठीक 24 घंटों के भीतर। कहानी दोस्तों के एक ऐसे समूह की है जो कौतूहलवश इस ऐप को आजमाते हैं, लेकिन एक अनजानी भूल उन्हें मौत के जाल में फंसा देती है। जब उनके अपने ही लोग एक एक करके दम तोड़ने लगते हैं, तब ये मजाक जिंदगी बचाने की एक दर्दनाक जद्दोजहद बन जाती है। कहानी के शुरुआती दृश्य में एक हाई स्कूल की स्टूडेंट नजर आती है जो स्कूल के एकांत लॉकर रूम में किसी रहस्यमय दीवार पर कुछ उकेर रही है। वो अपने फोन पर एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो साजू यानी कोरियन ज्योतिष शास्त्र के नियमों का जिक्र करती है। मान्यता है कि यदि कोई अपनी जन्म तिथि के साथ अपनी मनोकामना मांगे तो नियति उसे जरूर पूरा करती है। लेकिन उस लड़की की मांग रूह कपा देने वाली है। वो किसी एक की नहीं बल्कि कई लोगों की मौत की कामना करती है। अपनी इस खौफनाक इच्छा को रजिस्टर करने के बाद वो बिना किसी हिचकिचाहट के एक कटर से अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। दीवार पर खून से लथपथ उसका नाम और जन्म तिथि चमक रही है, डू हाइरांग 12 मार्च 2005। इसके बाद कहानी हमें सिया से मिलवाती है जो कि एक होनहार एथलीट है। वो अपनी आंटी जो पेशे से नर्स है के साथ रहती है। सिया की जिंदगी एक आम स्टूडेंट जैसी दिखती है, लेकिन उसमें प्रेम का तड़का भी है। वो गुपचुप तरीके से अपने क्लासमेट गानू को डेट कर रही है जो उसी के अपार्टमेंट में रहता है। एक सुबह जब वे दोनों लिफ्ट के पास मिलते हैं तो सिया के एक अचानक किस से गानू सन्न रह जाता है। ये प्यार अभी दुनिया की नजरों से छिपा हुआ है। दूसरी ओर नारी है जो एक रईस परिवार से ताल्लुक रखती है। वो भी गानू की दीवानी है और उसे पाने के सपने देखती है। स्कूल पहुंचते ही वो गानू को रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन गानू का पक्का दोस्त हियांग बीच में आ जाता है। हियांग जो सिया और गानू के रिश्ते से वाकिफ है, जानबूझकर नारी के सामने इस बात का संकेत देता है कि गानू और सिया के बीच कुछ चल रहा है। नारी इस बात से तिलमिला उठती है और अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसी समूह में एक और अहम हिस्सा है हाजुन, जो न केवल पढ़ाई में अव्वल है बल्कि दिल ही दिल में सिया को पसंद भी करता है। जब उसे पता चला कि सिया अब उसकी नहीं हो सकती तो उसके दिल में एक गहरी टीस उठती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब क्लास टीचर मैथ्स के नतीजों का ऐलान करते हैं। पूरे शहर में सिर्फ 2 लड़कों ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं। एक तो हमेशा की तरह हाजुन है, लेकिन दूसरा नाम सबको चौंका देता है। वो नाम है हियांग का। हियांग जो कभी पढ़ाई में इतना तेज नहीं था, उसने इस कठिन परीक्षा में महारत हासिल कर ली थी। टीचर खुद हैरान है क्योंकि नकल की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। आखिर हियांग की इस अचानक बुद्धिमानी के पीछे राज क्या है? क्या उसने भी उस ऐप का इस्तेमाल किया है? यहीं से शुरू होता है मौत, रहस्य और पछतावे का वो खेल जहां हर कदम पर खतरा मंडरा रहा है। एग्जाम सेंटर की कड़ी सुरक्षा और हर कोने पर तैनात गार्ड्स इस बात की पुख्ता सबूत हैं कि हियांग ने कोई धोखाधड़ी नहीं की थी। मैथ्स में उसके 100% अंक पूरी तरह उसकी मेहनत का नतीजा लग रहा है। लेकिन तभी सन्नाटे को चीरते हुए उसके फोन पर एक रहस्यमय नोटिफिकेशन गूंजी। ये गिरियो नाम के एक ऐप से है। मैसेज में लिखा है, आपकी पहली विश पूरी हुई। लंच ब्रेक के दौरान जब सिया, गानू, नारी और हाजुन ने उसे घेर लिया और उसकी इस अचानक मिली कामयाबी का राज पूछा, तो हियांग ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ गिरियो का जिक्र किया। उसने बताया कि यह ऐप कोई साधारण सॉफ्टवेयर नहीं है। इसमें बस अपनी आवाज में एक इच्छा रिकॉर्ड करके भेजनी होती है और वो हकीकत बन जाती है, बशर्ते वो इच्छा पूरे दिल से मांगी गई हो। दोस्त ने इसे एक भद्दा मजाक समझकर टाल दिया। हियांग ने उस ऐप का लिंक भी भेजा और सबूत के तौर पर अपने फोन के नोटिफिकेशन दिखाए, पर किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। जैसे ही सब वहां से हटे, हियांग के फोन पर 24 घंटे का एक उल्टा काउंटडाउन यानी टाइमर शुरू हो गया। हियांग को लगा कि शायद ये अगली इच्छा मांगने का वेटिंग टाइम है,
इसीलिए उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। हियांग के जन्मदिन की तैयारियों के बीच रिश्तों की दरार साफ दिखने लगी। नारी हियांग के पीछे उसकी बुराई कर रही है, जिसे सिया ने रोकने की कोशिश की। जब हियांग वहां पहुंचा तो नारी ने फौरन बात पलट दी और उसे जन्मदिन के तोहफे का झांसा दिया। हियांग ने भी मासूमियत से कहा कि उसे किसी तोहफे की जरूरत नहीं, बस दोस्त ही काफी है। लेकिन हकीकत ये थी कि उसने नारी की कड़वी बातें सुन ली थी, जिससे उसका दिल अंदर ही अंदर टूट गया। क्लास में माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। नारी की नजरें गानों पर टिकी है, जो सिया को परेशान कर रहा है। वही हियांग अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। उसे यह बात खाई जा रही है कि जैसे वो अपना मानता है, वही उसके खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इसी बीच कहानी में एक रहस्यमयी मोड़ आता है। एक सुनसान जगह पर एक महिला पत्थरों का ढेर बना रही है, जिसमें से अचानक एक सफेद सांप निकलता है। वो अपने पति को आगाह करती है कि जल्द ही कोई अनचाहा मेहमान आने वाला है। उसके पति का सवाल, क्या मुझे हथियार तैयार रखने चाहिए, ये साफ कर देता है कि कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, जिसका पूर्वाभास सिर्फ उन दोनों को है। इधर मैदान पर सिया अपनी एथलीट प्रतिभा का लोहा मनवा रही है और आखिरकार उसका चयन नेशनल लेवल के लिए हो गया। दूसरी ओर गानू पिछले साल की असफलता के बोझ तले दबा हुआ है और कोच की डांट खा रहा है। सिया उसे सबल देती है, पर उसे क्या पता था कि पर्दे के पीछे खेल कुछ और ही चल रहा है। देर रात कोचिंग के दौरान हाजुन ने गौर किया कि हियांग की तबीयत कुछ ठीक नहीं और वो छिपकर कोई गोलियां ले रहा है। तभी हियांग के फोन पर सिया का एक कॉन्फ्रेंस कॉल आता है। फोन उठाते ही हियांग के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। उसे सुनाई देता है कि उसके सबसे करीबी दोस्त यानी सिया, गानू और नारी उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उसके जन्मदिन की पार्टी को बॉयकॉट करने की योजना बना रहे हैं। हियांग बौखलाकर सिया को फोन करता है, पर वो कोच के साथ व्यस्त थी और उसका फोन बैग में था। सच्चाई ये थी कि सिया ने कभी कॉल किया ही नहीं था। तो फिर वो आवाज किसकी थी? कौन था जो हियांग के दिमाग से खेल रहा था? घर पहुंचकर सिया अपने नेशनल सिलेक्शन की खुशी में डूबी हुई है। तभी उसे हियांग के ढेरों मिस्ड कॉल्स दिखाई दिए, लेकिन उसने उन्हें मामूली समझकर छोड़ दिया। उसकी आंटी भी अस्पताल में व्यस्त होने के कारण आज घर नहीं आने वाली। जब गानू रात के खाने पर सिया के घर पहुंचा तो बातों बातों में सिया ने हियांग के उन कॉल्स का जिक्र किया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये मिस्ड कॉल्स सिर्फ फोन के नोटिफिकेशन नहीं थे, बल्कि एक ऐसी तबाही की शुरुआत थी जो उन सब की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। कहानी अब नारी की चालाकी की ओर मुड़ती है। वो कानून की परवाह किए बिना अपने कजन भाई की मदद से एक जाली पहचान पत्र बनवा लेती है। चूंकि उसकी उम्र अभी क्लब जाने की नहीं है, इसीलिए वो इस फर्जी कार्ड के सहारे नाइट क्लब में दाखिल हो जाती है। दूसरी तरफ हाजुन हियांग के उस पुराने लैपटॉप की मरम्मत कर रहा है। काम के दौरान उसे दोस्त की एक पुरानी तस्वीर मिलती है, जिसे देख उसे हियांग की दिन भर की बेचैनी याद आती है। वो उसे मैसेज भेजने ही वाला था कि उसकी नजर उसी गिरिगो ऐप के एक लिंक पर पड़ती है। एक पल के लिए हाजुन के मन में भी लालच आ गया कि वो उस जादुई ऐप से सिया को अपना बनाने की ख्वाहिश मांग ले, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि तभी उसकी बहन का फोन आ गया और उसका ध्यान भटक गया। अनजाने में ही सही, हाजुन उस डिजिटल मौत के जाल में फंसने से बच गया। जब सिया हियांग को फोन करती है तो हियांग बड़ी उम्मीद से उसे अपने जन्मदिन पर बुलाता है, लेकिन सिया अपनी नेशनल प्रैक्टिस का हवाला देकर मना कर देती है। हियांग के लिए ये आखिरी चोट थी। उसे लगने लगा कि उसके सभी दोस्त उसे अकेला छोड़ चुके हैं। उसे नहीं पता कि वो कॉन्फ्रेंस कॉल एक सोची समझी साजिश थी और वो अंदर से पूरी तरह बिखर चुका था। इधर सिया को परेशान देख गानू माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है। उसने पहले ही गिरिगो ऐप डाउनलोड कर लिया था। मजाक मजाक में वो एक कार्डबोर्ड पर अपनी जन्मतिथि लिखता है और दुआ मांगता है कि कल सिया की प्रैक्टिस रद्द हो जाए। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं कि ये छोटा सा मजाक मौत का वारंट बनने वाला है। अगली सुबह स्कूल में अजीब सा सन्नाटा है। हियांग अपनी सीट पर सिर झुकाए पड़ा है। वो सोने का नाटक कर रहा है, लेकिन उसकी घबराहट और किसी अदृश्य चीज को ताकने की कोशिश साफ दिख रही है। हियांग के फोन पर एक खतरनाक उल्टी गिनती चल रही है। अब केवल 2 मिनट बचे हैं। जैसे ही टीचर ने उसे टोकना चाहा, हियांग के शरीर में ऐंठन शुरू हो गई।
वो किसी आदमखोर की तरह व्यवहार करने लगा। उसने अचानक एक कटर निकाला और पागलों की तरह उसे हवा में चलाने लगा। उसने सिया को खिड़की की तरफ घसीटा और किसी अदृश्य साई को चिल्लाकर वहां से जाने के लिए कहा। टाइमर के आखिरी 26 सेकंड बचे थे। एक पल के लिए हियांग की चेतना लौटी। उसने गिड़गिड़ाते हुए सिया से कहा, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। लेकिन उसका अपना ही शरीर उसके बस में नहीं था। किसी परलौकिक शक्ति ने उसका हाथ पकड़ा और पलक झपकते ही उसने अपनी गर्दन रेत ली। खून के फव्वारों के बीच हियांग की सांसें थम गई और ठीक उसी समय फोन का टाइमर 0 पर आकर रुक गया। दूसरे एपिसोड की शुरुआत हमें सिया के दर्दनाक बचपन में ले जाती है। अपने माता पिता को खोने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसी कठिन समय में गानो, नारी, हाजुन और हियांग ने उसे अपनी दोस्ती का सहारा दिया था। हियांग ही वो शख्स था जिसने पहली बार उसे मुस्कुराने की वजह दी थी, एक कीचेन गिफ्ट करके। इन पांचों का अटूट बंधन इसी साय में पनपा था। हालांकि प्यार और ईर्ष्या की धीमी आंच हमेशा से वही मौजूद थी। वर्तमान में पुलिस हियांग की मौत को खुदकुशी करार देती है, लेकिन कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब एक फ्लैशबैक दिखाया गया। बीती रात हियांग स्कूल में नहीं बल्कि अपने घर पर था और सिया उससे मिलने गई थी। सिया ने उसे तोहफा दिया था और सुलह कर ली थी कि वो अपनी नेशनल ट्रेनिंग की वजह से उसके जन्मदिन पर शरीक नहीं हो सकेगी। और पिछली रात ही हियांग ने मरने से पहले सिया को बताया था कि उसे सिया की ही आवाज में एक रहस्यमय कॉल आया था। हियांग को यकीन था कि वो सिया नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि कोई भी साजिश उसे तोड़ नहीं सकती थी। वर्तमान में हियांग की भयावह मौत ने सिया को भीतर तक झकझोर दिया था। उसके कोच ने उसे घर जाकर आराम करने की सलाह दी और कहा कि अगले कुछ दिनों तक नेशनल्स की ट्रेनिंग स्थगित रहेगी। यही सिया का माथा ठनका। उसे याद आया कि गानू ने उस शापित गिरिको ऐप से यही मांगा था कि सिया की प्रैक्टिस रद्द हो जाए और वो हियांग के जन्मदिन पर जा सके। अपना शक दूर करने के लिए वो कोच के पीछे भागी, लेकिन तभी छत का एक भारी हिस्सा टूटकर ठीक उसके पास गिरा। सिया बाल बाल बची, पर उसे समझ आ गया कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। इस अभिशाप का नियम क्रूर है। यदि कोई नियति के लिखे को बदलने या इच्छा के बीच आने की कोशिश करेगा तो उसे अपनी जान की कीमत चुकानी होगी। सिया पागलों की तरह गानो के पास पहुंची। गानो ने पुष्टि की कि उसके फोन पर इच्छा पूरी होने की नोटिफिकेशन आ चुकी है और अब 24 घंटे का खौफनाक टाइमर शुरू हो गया है। सिया चीख चीख कर सबको आगाह कर रही है कि समय खत्म होते ही गानो खुद अपनी जान ले लेगा, ठीक वैसे ही जैसे हियांग ने किया था। लेकिन नारी ने उसकी बातों को कोरी बकवास मानकर उसे ही भला बुरा सुनाया। ग्रुप का सबसे बुद्धिमान लड़का हाजुन, जो टेक्नोलॉजी में माहिर है, इस डिजिटल जाल को काटने की कोशिश करने लगा। उसने ऐप डिलीट किया, फोन को रीसेट किया, लेकिन वो टाइमर किसी जिद्दी साई की तरह स्क्रीन पर चिपका रहा। हार मानकर उसने कहा, हमें इसके मूल कोड यानी सोर्स कोड तक पहुंचना होगा, तभी इस उल्टी गिनती को रोका जा सकता है। सब सिया के घर इकट्ठा हुए। गानू अभी सुस्ता ही रहा था कि उसके फोन पर फिर से सिया का कॉल आया। कॉल पर सिया और नारी उसकी बुराई कर रहे हैं। गानू चौंक गया, क्योंकि असली सिया तो ठीक उसके सामने खड़ी है। ये वही मायावी कॉल था जिसने हियांग की जान ली थी। हाजुन ने जैसे ही गानू के फोन को हैक कर गिरिको ऐप को रिवर्स करना चाहा, स्थिति और भी बिगड़ गई। गानू का व्यवहार अचानक हिंसक हो गया। वो अपनी आंखों को इतनी बेदर्दी से मलने लगा कि खून छलक आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाली थी और वो किसी अदृश्य वजूद को देखकर चिल्ला रहा था, मुझसे दूर रहो मुझसे। वो अदृश्य साया कोई और नहीं बल्कि पहले एपिसोड में खुदकुशी करने वाली स्टूडेंट डू हायरांग थी। अब वो एक प्रतिशोधी आत्मा बन चुकी थी। हाजुन की टेक्निकल दखल अंदाजी ने उस रूह को और भी उग्र कर दिया था। गानू ने हाजुन का गला दबोच लिया और उसे हवा में उठा दिया। हाजुन की जान बचाने के लिए सिया ने भारी लैपटॉप से गानू के सर पर वार किया, जिससे वो लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। पूरे घटनाक्रम को नारी अपने फोन में कैद कर रही थी, जैसे वो उस तबाही में अपना भी कोई स्वार्थ ढूंढ रही हो। गानू और सिया दोनों को अस्पताल ले जाया गया।
गानू की हालत नाजुक बनी हुई थी। अस्पताल के कमरे में नारी सिया से मिलने आई। सहानुभूति का ढोंग करते हुए उसने कहा कि गानू का परिवार इस सब के लिए सिया को जिम्मेदार मान रहा है। सिया ने थक हार कर उसे अपने घर का पासवर्ड दिया और अपना सामान लेकर चले जाने को कहा। नारी वहां से विदा तो हो गई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। कहानी की धुरी अब हाजुन की बहन हायांग की ओर घूमती है। वो कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि एक उच्च कोटि की शमन है, जो परलौकिक दुनिया और इंसानी दुनिया के बीच की कड़ी है। वही हियांग जिसने सफेद सांप को अपनी दहलीज पर देखा था, हाजुन को चेतावनी देती है कि एक प्रतिशोधी रूह उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। वो हाजुन को आगाह करती है कि सिया के सर पर मौत का साया मंडरा रहा है। उधर अस्पताल में गानू की हालत बिगड़ती जाती है। उसका दिल धड़कना बंद कर देता है। अपने बचपन के जख्मों और गानू को खोने के डर से सिया एक बड़ा जोखिम उठाती है। वो गिरिको ऐप में अपनी इच्छा दर्ज करती है। गानू की सांसें लौट आए। उसकी मन्नत पूरी हुई और गानू मौत के मुंह से वापस आ गया। लेकिन सिया अब जानते बूझते उस खौफनाक अभिशाप के जाल में फंस चुकी है। वो हाजुन से कहती है कि वो उस अदृश्य शैतान का सामना करना चाहती है, जिसने उनके जीवन को नर्क बना दिया। इधर नारी जब सिया के घर पहुंची तो गानू के फोन पर बंद होता टाइमर और अपने फोन पर चलता 22 घंटे का काउंटडाउन उसे और भी बेचैन कर देता है। ये साफ हो जाता है कि नारी ने भी कोई गुप्त मांग पूरी करने के लिए इस जानलेवा सौदे पर दस्तखत किए हैं। हाजुन और सिया मदद के लिए हायांग के पास जाने का फैसला करते हैं। घने जंगलों और सुनसान रास्तों को पार करते हुए वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां हवाओं में भी डर का एहसास है। वहां उन्हें हायांग का पति बानियोल मिलता है, जो अब तक उन्हें दूर भगा रहा था ताकि हायांग सुरक्षित रहे। तभी गानू का कॉल आता है। हायांग के मना करने के बावजूद सिया ने फोन उठा लिया और उस प्रतिशोधी आत्मा का शिकार बन गई। सिया को खुद को चोट पहुंचाने से रोकने के लिए उसे रस्सियों से बांधना पड़ता है। हायांग समझ जाती है कि अब केवल एक प्राचीन अनुष्ठान ही सिया को बचा सकता है। हायांग अपनी दिव्य शक्ति से सिया को एक ऐसी अंधेरी दुनिया में भेजती है जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं है। अनुष्ठान शुरू होता है। नियम: सिया को उस भयावह दुनिया से बाहर निकलने के लिए 3 मायावी दरवाजे पार करने होंगे। बानियोल ने एक विशेष धूपबत्ती जलाई। जब तक वो जलती रहेगी, सिया के पास वापसी का मौका होगा। बानियोल ने चाकू से सिया और हायांग के चारों ओर एक सुरक्षित घेरा बना दिया ताकि कोई बाहरी शक्ति अनुष्ठान में बाधा न डाल सके। हायांग अपनी आत्मा के जरिए सिया का मार्गदर्शन करती है और उसके हाथ में एक सफेद धागा बांधती है। वो सिया को आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी देती है। उस पार चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी गर्दन पीछे मत घुमाना। यदि तुमने मुड़कर देखा तो वो साया मुझे देख लेगा और फिर तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं बचेगा। सिया अब उस अनंत अंधेरे की ओर कदम बढ़ाती है, जहां हर कदम पर उसकी हिम्मत और विश्वास की परीक्षा होनी है। अनुष्ठान अपने पहले चरम पर है। हायांग ने अपना पवित्र मुखौटा धारण कर लिया और उधर सिया ने पहले द्वार के पार कदम रखा। द्वार लांघते ही वो दोबारा स्कूल की गलियों में है, पर ये वो स्कूल नहीं जिसे वो जानती है। ये उस अभिशप्त रूह द्वारा रची गई एक मायावी दुनिया है। वहां हियांग की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई, जो असल में उसी प्रतिशोधी आत्मा का एक रूप है। वो सिया को हियांग की दर्दनाक मौत के दृश्य बार बार दिखाकर उसे मानसिक रूप से पंगु बना देना चाहती है। सिया ने जब खिड़की से बाहर देखा तो उसे अनंत परछाइयां नजर आई। उसे एहसास हुआ कि यहाँ डटे रहने का मतलब है हमेशा के लिए खो जाना। उसे हर हाल में अगला दरवाजा खोजना होगा। उसने उन डरावने दृश्यों से आंखें मूंद ली और अपनी पूरी शक्ति समेटकर भागते हुए पहले पड़ाव को पार कर लिया। हकीकत की दुनिया में बानियोल ने दूसरी धूपबत्ती प्रज्वलित की। उधर सिया के सामने एक दुर्घटनाग्रस्त कार प्रकट हुई। ये उसके जीवन का सबसे काला अध्याय है। वो रात जब एक कार हादसे में उसके माता पिता की जान चली गई थी। फ्लैशबैक से पर्दा उठा। एक भीषण दुर्घटना। उस दिन छोटी सी सिया की एक मासूम हरकत से उसके पिता का ध्यान भटक गया था। हालांकि वो महज एक इत्तेफाक था, लेकिन सिया ने इस गिल्ट को अपनी आत्मा पर एक बोझ की तरह पाल रखा था।
वो रूह इसी कमजोरी को अपना हथियार बनाकर सिया को उस अंधेरे में कैद करना चाहती थी। जब सिया की माँ ने उसका पैर पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की तो सिया डगमगा गई। तभी हियांग ने सुरक्षा धागे के जरिए संकेत भेजा, ये तुम्हारी माँ नहीं बल्कि एक छलावा है, पीछे मत मुड़ना। सिया ने अपने आंसुओं को पोंछा और बिना पीछे देखे दूसरे द्वार को लांग गई। सिया की आंख खुली, वो हायांग के घर में है। बानियोल और हाजुम उसे दिलासा देते हैं कि वो सुरक्षित है, पर तभी सिया को अपने भीतर हियांग की पुकार सुनाई दी, ये धोखा है, अभी तीसरा द्वार बाकी है। सिया असमंजस में है। बानियोल उसे यकीन दिला रहा है कि वो बच चुकी है, जबकि हायांग की आवाज उसे सचेत कर रही है। तभी अचानक हाजुन पर किसी अदृश्य शक्ति का साया पड़ गया और वो खुद को लहूलुहान करने लगा। बानियोल ने चिल्लाकर कहा, सिया पीछे मुड़कर देखो ताकि मैं शैतान को खत्म कर सकूं। सिया अपने दोस्त की तड़प को देख न सकी और उसने वही गलती कर दी जिसका उसे डर था। उसने पीछे मुड़कर देख लिया। उसे एक पल ने सुरक्षा चक्र तोड़ दिया और उस प्रतिशोधी आत्मा ने हायांग के अस्तित्व को देख लिया। हायांग के मुंह से खून का फवारा फूट पड़ा। वो कमजोर पड़ चुकी है, पर उसकी जिद अब भी कायम है। उसने बानियोल से कहा, मेरे पास केवल 3 मिनट है, मुझे उस दुनिया में जाना ही होगा। अपना दिव्य धनुष बाण लेकर वो उस नरक में कूद पड़ी। वहां का नजारा रूह कपा देने वाला है। चारों तरफ लाशें झूल रही है। हायरान की आत्मा ने एक लाल धागा जो उसके फोन से जुड़ा है के जरिए सिया के जीवन शक्ति खींचना शुरू कर दिया। सिया की आंखों और नाक से खून बहने लगा। ठीक आखिरी क्षण में हायांग वहां पहुंची और अपने अभिमंत्रित बाण से उस खूनी धागे को काट दिया। डू हायरांग ने कटर से उन पर हमला किया, पर हायांग ने सिया को ढाल बनकर बचाया और उसे तीसरे दरवाजे के बाहर निकाल लाई। असली दुनिया में लौटते ही सिया के फोन का वो खौफनाक टाइमर ठहर गया। हायांग ने चेतावनी दी कि संकट अभी तक पूरी तरह टला नहीं है, बस कुछ समय की मोहलत मिल गई है। सिया के अभिशप्त वस्त्रों को नष्ट कर दिया गया और फिर बानियोल ने एक गहरा राज खोला। वो सफेद सांप हायांग की रूहानी शक्ति का रक्षक है। हायांग को लगी चोटें उस दिव्य जीव की शक्ति से चमत्कारिक रूप से भरने लगी। खतरा अभी टला नहीं था, लेकिन अब उनके पास लड़ने की एक नई उम्मीद है। यहाँ अस्पताल के गलियारों में नारी अपनी चालिये चलने पहुंचती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि गानू होश में है, वो उसके कमरे में दाखिल होती है और वो हिंसक वीडियो से दिखाती है। लेकिन गानू को सच बताने के बजाय जहर उगलती है। वो झूठ बोलती है कि सिया तुमसे इतनी नफरत करने लगी है कि वो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, इसीलिए वो अस्पताल नहीं आई। नारी के पास अब गानू को सिया से दूर करने का एक ठोस मोहरा था, वो वीडियो जिसे उसने बड़ी चालाकी से भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए ही बनाया था। उधर चमन की कुटिया में बानियोल को हाजुन का वो कागज मिलता है जिस पर उसने अपनी जन्मतिथि दर्ज की है। वो समझ जाता है कि हाजुन भी लगभग मौत की सौदे में शामिल होने ही वाला था। बानियोल उसे समझाता है कि उसे अपनी बहन की शक्तियों पर भरोसा रखना होगा और हायांग उन्हें अब खेल का असली मकसद समझाती है। उन्हें मेहोंग खोजना होगा। मेहोंग वो सांसारिक वस्तु है जैसे किसी भटके हुए रूह की ताकत जुड़ी होती है। चूंकि सिया अब दोनों दुनिया के बीच एक पुल बन चुकी है, इसीलिए ये खतरनाक काम उसे ही करना होगा। असल में अनुष्ठान अधूरा ही रह गया था, क्योंकि हायांग ने सिया को बीच रास्ते से ही वापस खींच लिया था, जिससे सिया अब भी उस परलौकिक दुनिया के प्रभाव में है। उसी रात सिया का खौफनाक अनुभव फिर से शुरू होता है। वो देखती है कि आसमान से पानी नहीं बल्कि गाढ़ा लाल खून बरस रहा है। पूरा कमरा खून के तालाब में तब्दील हो जाता है और उसके सामने न केवल हायरांग बल्कि एक और कटी गर्दन वाली रहस्यमय लड़की खड़ी है। यह सब एक डरावना सपना था, लेकिन हायांग को अंदेशा हो जाता है कि इस श्राप के पीछे एक नहीं बल्कि 2 रूहों का हाथ है। सुरक्षा के लिए हायांग ने सिया को एक सफेद धागे का ब्रेसलेट पहनाया और हिदायत दी कि वो किसी भी डिजिटल संपर्क या कॉल और मैसेजेस से दूर रहे। इसके बाद सिया, हाजुन और बानियोल उस गिरिगो ऐप की जड़ तक पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं। हाजुन जब हियोंग के लैपटॉप की छानबीन करता है तो उसे डिस्कार्ड पर मिन्सू नाम के एक लड़के का सुराग मिलता है। हियांग बनकर बात करने पर मिन्सू उन्हें मिलने के लिए बुलाता है। जब वे मिन्सू से मिले तो वो डर कर भागने लगता है, पर सिया उसे दबोच लेती है
और मिन्सू से उन्हें एक चौंकाने वाला खुलासा मिलता है। वो हियांग को केवल नशीली दवाइयों की सप्लाई करता था, जबकि हियांग को उस जानलेवा ऐप के अंजाम के बारे में पहले से पता था। वो ऐप उनके ही स्कूल की एक पुरानी हॉरर स्टोरी पर आधारित है, जिसे अब डिलीट कर दिया गया है। उस कहानी में 2 लड़कियों का जिक्र है, एक डू हायरांग और दूसरी शियोन। उधर अस्पताल से भागकर गानू सीधे सिया के घर पहुंचा, जहां नारी पहले से ही मौजूद है। जब उसने अपनी हिंसक हरकत की वीडियो देखी तो उसे अपने ही दोस्तों के लिए अपराध बोध महसूस होता है। कहानी अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां अतीत की 2 लड़कियों का दर्द वर्तमान के इन दोस्तों को निगलने के लिए तैयार है। क्या शियोन और हायरांग के बीच का रिश्ता ही इस पूरे खूनी खेल की असली जड़ है? रहस्य गहराता जा रहा है। सच्चाई की परतें तब खुलने लगी जब ये पता चला कि उस श्राप की जड़ें एक शमन यानी जादुई शक्तियों वाली महिला के परिवार से जुड़ी है। जैसे ही सिया ने मिन्सू को बताया कि हियांग अब इस दुनिया में नहीं रहा, मिन्सू पूरी तरह टूट गया। इस बीच हाजुन ने तकनीकी कौशल का इस्तेमाल कर वो डिलीट किया हुआ पोस्ट बरामद कर लिया। उस तस्वीर में 2 लड़कियां हैं जिनकी वर्दी सिया की स्कूल जैसी है। मिन्सू ने उनकी पहचान शियोन और हायरांग के रूप में की। रहस्य तब और गहरा गया जब ये पता चला कि जादुई शक्तियों वाली शमन की बेटी हायरांग नहीं बल्कि शियोन थी। बान्युल, सिया और हाजुन उस पुरानी इलाके की ओर निकल पड़े जहां वे लड़कियां रहती थी। बान्युल ने उन्हें सख्त हिदायत दी, जिस घर की छत पर झंडा लहराता दिखे वहां कदम भी मत रखना। एक सुनसान दुकान से नमक खरीदने के बाद उन्हें पता चला कि शियोन 3 साल पहले गायब हो गई थी और उसकी मां शमन की भी मौत हो चुकी है। शमन के खंडहर बन चुके घर पहुंचकर बान्युल का दिशा सूचक यंत्र पागलों की तरह घूमने लगा। उसने सुरक्षा के लिए सिया और हाजुन के चारों ओर नमक का घेरा बनाया और खुद घर के भीतर चला गया। अंदर का दृश्य विभत्स है। दीवारों पर खून की तावीज और एक स्कूल यूनिफॉर्म जिसके भीतर इंसानी बाल बंधे हैं। ये किसी आत्मा को कैद करने का प्राचीन और क्रूर तरीका है। बाहर एक मामूली मच्छर को मारने के फेर में हाजुन का हाथ सिया को लगा और वो अनजाने में सुरक्षा घेरे से बाहर निकल गई। घेरा टूटते ही सिया को एक धुंधली सी परछाई दिखी, एक स्कूल छात्रा की रूह। वो आत्मा उसे एक खास जगह ले गई और गायब हो गई। वहां खुदाई करने पर उन्हें वही पुरानी तस्वीर मिली जो हयांग के लैपटॉप में थी। जब वो तस्वीरें हयांग को भेजी गई तो उसने फौरन चेतावनी दी कि शियोन की मां कोई मामूली शमन नहीं बल्कि वो काले जादू की माहिर थी। अब लक्ष्य साफ है, वो श्रापित वस्तु यानी मेहोंग को ढूंढना। हाजुन ने सुझाव दिया कि यदि वे स्कूल के सर्वर से गिरोगो ऐप के मुख्य डेटाबेस में सेंध लगा सके तो पहले विश्व की जीपीएस लोकेशन से उस फोन तक पहुंचा जा सकता है। रात के अंधेरे में सिया और हाजुन स्कूल के भीतर दाखिल हुए। कोच के ऑफिस का पासवर्ड सिया को मालूम था। जैसे ही उन्होंने गिरिगो ऐप के सर्वर को हैक किया, उनके सामने इच्छाओं का एक काला समंदर खुल गया। हजारों वीडियो के बीच सिया की नजर एक परिचित चेहरे पर ठहरी, नारी। उस वीडियो में नारी की आंखों में नफरत की आग थी। वो कह रही थी, मैं 2 लोगों का अंत चाहती हूँ। पहला हियोंग यानी उनका पहला दोस्त जिसकी मौत पहले ही हो चुकी है, लेकिन दूसरा नाम आने से पहले ही वीडियो कट गया। अगर ऐप के नियमों के अनुसार हर इच्छा पूरी होने के 24 घंटे बाद मरने वाले की मौत निश्चित है और उनके दोस्त हियांग की मौत हो चुकी है, तो नारी अब तक कैसे जिंदा है? क्या उसने मौत को चकमा देने का कोई रास्ता निकाल लिया है या वो किसी और बड़े खेल का हिस्सा है? सच्चाई अब और भी डरावनी होने लगी है। तभी नारी भी स्कूल में दाखिल होती है। फ्लैशबैक में दिखाता है कि वो गानों को पसंद करती है और ह्यूग से नफरत। ह्यूग की मासूमियत ही उसकी दुश्मन बन गई। उसे पूरा यकीन था कि एक मोबाइल ऐप उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। उस रात क्लब में जब डोंगजी ने सुना कि उस ऐप का नाम गिरिगो है तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसने बताया कि स्कूल में भी ये एक शापित ऐप माना जाता है। अफवाह है कि इसे सियान नाम की एक लड़की ने डेरेन नाम के लड़के से बदला लेने के लिए बनाया था, जिसने बाद में अपनी ही गर्दन काट कर जान दे दी थी। बातों ही बातों में डोंगजी नारी को ये करने के लिए उकसाने लगा। इसी हंसी मजाक में नारी ने ऐप डाउनलोड कर लिया। उसने एक टिश्यू पेपर पर अपनी जानकारी लिखी और दोनों की मौत की दुआ मांगी। पहला नाम उसके अपने ही दोस्त ह्यूंग का था और जैसे ही वो डोंगजी का नाम लेने वाली थी, हेजिन ने उसका फोन छीन लिया। हेजिन की आंखों में एक अनजाना खौफ था।
अगली सुबह नारी जब स्कूल पहुंची तो वो मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। हियोंग ने ठीक उसकी आंखों के सामने खुदकुशी कर ली थी। उसी वक्त उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन चमका, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। इसके साथ ही एक रहस्यमय काउंटडाउन शुरू हो गया। नारी डर के मारे वॉशरूम में छिप गई, जहां उसे बाहर लड़कियों की फुसफुसाहट सुनाई दी, पर बाहर आने पर वहां कोई नहीं था। वो मानसिक रूप से टूटने लगी थी। अचानक उसे पता चला कि गानों की जान पर भी खतरा है और उसका समय खत्म होते ही वो मर जाएगा। लेकिन तभी नारी ने देखा कि उसका अपना टाइमर रुक चुका है। नारी को समझ आते देर नहीं लगी कि जब भी कोई नया व्यक्ति ऐप पर विश करता है तो पुराने वाले का टाइमर रुक जाता है। उसे लगा कि शायद सिया ने गानों को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया है। सिया के घर से नारी को गानों का फोन मिला, जिस पर एक मैसेज आया, मुझे पता है इस श्राप को कैसे खत्म करना है, पर मैं नारी को नहीं बताऊंगा। गानू बनकर नारी ने उसे मिलने के लिए बुलाया, पर वो अंदर से टूट गई कि उसके दोस्त उससे कुछ छुपा रहे हैं। सच जानने के लिए गानू और नारी रात के सन्नाटे में स्कूल के डॉक्यूमेंट रूम पहुंचे। रिकॉर्ड्स खंगालने पर पता चला कि सियान की मौत भी उसी डरावने तरीके से हुई थी जैसा भूत गानू ने देखा था। अचानक वो शापित रूह नारी के शरीर में समा गई। नारी की आंखें बदल गई और वो हिंसक हो गई। उसने गानू पर हमला कर दिया और उसे कमरे में बंद करके भाग गई। तभी बान्युल वहां पहुंचा। उसने देखा कि गानू खुद की गर्दन काटने की कोशिश कर रहा है। बान्युल ने अपनी शक्तियों से उस रूह को भगाने की कोशिश की, पर उस दौरान कांच का एक टुकड़ा उसकी आंखों के नीचे धंस गया। उस खूनी हादसे के बाद बान्युल की दिव्य दृष्टि जागृत हो गई और वो रूहों को प्रत्यक्ष देखने लगा। इधर स्कूल में ही हाजुन और सिया सारे विश मांगने वाली वीडियो कॉपी करके ले गए, जिनसे गिरिगो ऐप की असली दास्तां सामने आई। सियान और डू हायरांग बचपन की सबसे पक्की सहेलियां थी। सियान एक शमन परिवार से थी, जिस कारण समाज उसे अछूता मानता था। उसे लगता था कि उसकी माँ की वजह से ही उसके पिता की मौत हुई, इसीलिए वो अपनी माँ से नफरत करती थी। अपनी पहचान छिपाने के लिए सियान ने एक पुरानी वीरान मील की दूसरी मंजिल पर अपना बसेरा बना लिया था। डू हायरांग अक्सर वहां उसके साथ रहने आती थी। स्कूल में सियान अपनी पारिवारिक सच्चाई को एक राज बनाकर रखती थी, लेकिन यही राज धीरे धीरे एक ऐसे श्राप में बदल गया जिसने पूरे स्कूल को अपनी चपेट में ले लिया। पूरे स्कूल में यह अफवाह तो थी कि कोई ऐसी स्टूडेंट है जिसके पास रूहों से बात करने की ताकत है, लेकिन सियोन ने अपनी ये पहचान एक गहरी तिजोरी में बंद रखी थी। उसने डू हायरांग को भी कसम दे रखी थी कि वो कभी उसका राज किसी के सामने जाहिर नहीं करेगी। सियोन के लिए शमन परिवार से होना एक बोझ था जिसे वो भागना चाहती थी, लेकिन उसकी सहेली डू हायरांग के लिए ये रहस्य रोमांच जैसा था। डू हायरांग को सियोन की माँ और उनके उस पुराने घर में कुछ ऐसा दिखता था जो उसे अपनी ओर खींचता था। वो अक्सर सियोन से छुपकर उसकी माँ से मिलने पहुंच जाती। एक दिन स्कूल जाते समय सियोन की माँ ने डू हायरांग की आंखों में भरते लाल घेरे को देख लिया। उन्होंने भाप लिया कि कोई बुरी शक्ति उसे घेर रही है। वहीं दरवाजे पर एक छोटा सा रिचुअल हुआ और डू हायरांग की आंखें ठीक हो गई। उसके लिए ये किसी करिश्मे से कम नहीं था। उसे लगने लगा कि जादू सच में काम करता है। जब सियोन और डू हायरांग साथ स्कूल जा रही थी तो सियोन की नाक में अपने घर की वो अलग सी अगरबत्ती वाली खुशबू आई। उसे पल भर में समझ आ गया कि डू हायरांग फिर से उसकी माँ के पास गई थी। सियोन के लिए यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि उसके विश्वास का टूटना था। उसने खुद को अपनी माँ से दूर किया था, लेकिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त ही उसकी शमन पहचान के करीब जा रही थी। सियोन अपनी इस घुटन को छुपाकर कोडिंग क्लब में वक्त बिताती। वहां एक ऐप कंपटीशन चल रहा था। उसकी टीम के असली लड़कों ने सारा काम उस पर छोड़ दिया। तभी एक लड़के ने मजाक में कहा, चलो एक विश मांगने वाली ऐप बनाते हैं। वैसे भी स्कूल में वो शमन की लड़की है ही, उससे इसमें थोड़ा असली मैजिक डलवा देंगे। ये सुनकर सियोन का खून खौल उठा। किसी को नहीं पता था कि जिस लड़की का वो मजाक उड़ा रहे हैं वो उनके सामने बैठी है। एक रात जब डू हायरांग घर लौट रही थी तो उसे रास्ते में सियोन की माँ लड़खड़ाती हुई मिली। उन्हें सहारा देकर डू हायरांग उनके घर ले गई। पहली बार वो उस कमरे में दाखिल हुई जहां जाना मना था। शमन का कमरा, मूर्तियों और अजीब सी चीजों से भरा वो कमरा डू हायरांग को डराने की बजाय अपनी ओर खींचने लगा। सियोन की माँ ने उसे साजू नाम की गुड़िया दी
और सिखाया कि कैसे अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदला जा सकता है। तभी सियोन ने खिड़की से देखा और उसके माँ के शब्द उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। काश डू हायरांग मेरी बेटी होती, किसी को तो अपनी विरासत देकर जाती। सियोन का दिल टूट कर बिखर गया। उसे लगा कि उसकी माँ ने उसे नहीं बल्कि उसकी सहेली को अपनी शक्तियों की विरासत के लिए चुन लिया है। अगले दिन डू हायरांग ने अपने पुराने ठिकाने पर सियोन से माफी मांगी। सियोन ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन उसके दिमाग में अब एक भयानक योजना चल रही थी। उसने उससे कहा, मैं एक ऐसा ऐप बनाने जा रही हूँ जहाँ लोगों की मुरादें पूरी होगी। क्या तुम इसका पहला डेमो दोगी? सियोन ने कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन की। डू हायरांग ने अपनी आंखों में विश्वास भरकर पूरी शिद्दत से अपनी इच्छा जाहिर की। वो चाहती है कि उनका क्लासमेट किम उसे प्यार करने लगे। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उस कैमरे के पीछे सियोन ने अपनी माँ से मिली विरासत और अपनी इस कोडिंग की स्किल्स को मिलाकर एक डिजिटल श्राप तैयार कर लिया है। डू हायरांग ने तो ऐप का लोगो भी डिजाइन कर दिया था, पर उसे अंदाजा नहीं था कि वो अपनी ही मौत का परवाना डिजाइन कर रही है। असली तबाही तब शुरू हुई जब सियान ने अपनी माँ से बदला लेने और खुद को साबित करने के लिए अकेले ही उस शमन वाले कमरे में कदम रखा और एक अभिशप्त आत्मा को जागृत कर दिया। कमरा खून से लाल हो चुका था। जब माँ ने ये देखा तो वो दहल गई। उसे पता था कि जिस आत्मा को उसने बुलाया है वो रूह सबसे पहले उसका आवाहन करने वाली सियान को ही खत्म करेगी। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उन्होंने एक ऐसा खौफनाक अनुष्ठान शुरू किया जिसकी कीमत उनकी अपनी जान थी। सियान हेडफोन लगाए बेखबर अपनी कोडिंग की दुनिया में खोई रही, जबकि उसकी माँ बाहर अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। अगली सुबह डू हायरांग जब वहां पहुंची तो उसने सियान की माँ को खून से लथपथ हालत में कुछ दबाते देखा। कांपते हाथों से माँ ने डू हायरांग को एक कपड़ा थमाया और मिन्नत की, सियान खतरे में है, इसे उसके बैग में डाल देना। मैं अपने पति को नहीं बचा पाई, पर अपनी बेटी को हारते हुए नहीं देख सकती। माँ ने मरते मरते उस कमरे को सील कर दिया ताकि वो शैतानी रूह बाहर ना सके। सियान स्कूल में डू हायरांग को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही थी। उसे अपनी माँ की मौत की खबर तक नहीं थी, लेकिन डू हायरांग ने अपना वादा निभाया। खाली क्लासरूम में उसने वह रक्षा सूत्र यानी कपड़ा चुपके से सियान के बैग में रखने की कोशिश की, मगर सियान की एक सहेली ने उसे ऐसा करते देख लिया और तुरंत उसे बुला लाई। डू हायरांग की आंखों में डर था और वो सियान को उसकी माँ की मौत का सच बताना चाहती थी, लेकिन सियान तो जैसे नफरत की आग में अंधी हो चुकी थी। उसने सबके सामने डू हायरांग को दुत्कारा और बेइज्जत करके वहां से भगा दिया, पर खेल तो अभी शुरू हुआ था। सियान ने जब सुना कि उसकी सहेली स्कूल में उसकी शमन की पहचान की चर्चा कर रही है तो उसने पासा पलट दिया। उसने अपने गुनाहों को छिपाने के लिए जहर उगलते हुए कह दिया, शमन मैं नहीं, डू हायरांग है। सियान ने अपनी नफरत को एक हथियार बनाया और डू हायरांग का रिकॉर्ड किया हुआ वो वीडियो स्कूल के ग्रुप में लीक कर दिया, जिसमें उसने अपनी क्लासमेट गिटे के लिए अपने प्यार का इजहार किया था। क्लासरूम की बड़ी स्क्रीन पर डू हायरांग की भावनाओं का तमाशा बना दिया गया। जिस लड़के से उसने प्यार की उम्मीद की थी उसी ने सबके सामने उसे जलील किया और थप्पड़ जड़ दिया। इतनी गहरी चोट डू हायरांग सह नहीं पाई। उस रात वो अपने वीरान ठिकाने पर पहुंची। उसके हाथ में वही साजों की गुड़िया थी और आंखों में जलता हुआ प्रतिशोध। उसने एक गिरिगो ऐप का कैमरा ऑन किया और अपनी आखिरी इच्छा मांगी, जितने लोगों ने मुझे अपमानित किया है उन सब का अंत हो जाए। और फिर उसने अपनी ही आंखों के सामने अपना गला रेत लिया। डू हायरांग की मौत का यह खौफनाक वीडियो आग की तरह फैल गया। सियान बुरी तरह डर गई। वो इस सबूत को मिटाना चाहती थी, पर न वीडियो डिलीट हुआ और ना ही वो ऐप। उस काली रात में वो स्कूल के कंप्यूटर रूम पहुंची ताकि सर्वर को ही बंद कर दे, लेकिन जैसे ही उसने पावर ऑफ किया उसे एहसास हुआ कि ये कोई तकनीकी खराबी नहीं बल्कि एक रूहानी कब्जा है। हर स्क्रीन पर डू हायरांग का वो मुस्कुराता चेहरा और फिर गला काटने पर खून का फुहारा दिखने लगा। श्राप ने अपना काम शुरू कर दिया। उस लड़के गिटे ने एक खौफनाक हालत में अपनी जान दे दी और सियान वो भी उसी अंजाम तक पहुंची। बिल्कुल उसी तरह उसकी गर्दन पर घाव हुआ जैसे उसने डू हायरांग के वीडियो में देखा था। डू हायरांग की विश पूरी हो चुकी थी, मगर सियान हार मानकर मरने वालों में से नहीं थी। मरते वक्त उसने आखिरी पलों में उस खून से लथपथ फोन को उठाया और ऐप में अपना नाम और जन्मतिथि दर्ज की। उसने एक ऐसी रहस्यमय विश मांगी
जिसने इस पूरे श्राप को एक अंतहीन चक्र में बदल दिया। इधर वर्तमान में नारी पूरी तरह उस अभिशप्त आत्मा के वश में आ चुकी थी। वह हाजुन और सिया को खत्म करने के लिए जिम जा पहुंची। सिया ने अपने दोस्त को शांत करने की कोशिश की, पर बान्युल की चीख ने सन्नाटा चीर दिया। उसके पास मत जाना। हाजुन ने सिया को बचाने के लिए खुद पर वार सहा, लेकिन वो रूह नारी के शरीर को लेकर हवा में उछल हो गई। अस्पताल में जख्मों का इलाज चल ही रहा था कि इधर हाजुन ने डू हैरांग के वीडियो देखकर उसकी लोकेशन का पता लगा लिया और सभी मिलकर उस ओर निकल पड़े। उन्हें वीडियो में एक खिड़की दिख रही है जिसमें रेनबो बना हुआ है। उन्हें लगा कि वो लाल फोन वहीं छिपा है जो इस सभी तबाही की जड़ है। पर रास्ते में ही उस आत्मा ने एक खाली कार से उनका एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की। बान्युल ने सिया को बचा तो लिया, लेकिन एक लोहे की छड़ उसके शरीर के आर पार हो गई और वो लहूलुहान हालत में भी चिल्लाता रहा, सिया, वक्त बर्बाद मत करो, उस इंद्रधनुषी खिड़की तक पहुंचो, वही एकमात्र रास्ता है। बान्युल की जान जोखिम में देखकर हाजुन फूट फूट कर रोने लगा। फौरन एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल की ओर ले जाया गया, जबकि सिया और गानो मौत के खेल को खत्म करने के लिए आगे बढ़ गए। सफेद दीवारों पर उस पुरानी इमारत की दूसरी मंजिल पर वो खिड़की साफ दिख रही है, पर वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। बीच में गहरी खाई है जिसे सिर्फ एक लंबी और सटीक छलांग से ही पार किया जा सकता है। गानो हिचकिचा गया, पर सिया ने मौत को चुनौती दी और अकेले ही उसे पार कर गई। अंदर कदम रखते ही सिया को वह रहस्यमय फोन मिल गया, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाना चाहा, अंधेरे से निकलकर नारी ने उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। सिया को मुसीबत में देख गानो ने भी अपने डर को पीछे छोड़ा और एक जानलेवा छलांग लगाकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर का नजारा भयावह है। नारी सिया को जमीन पर दबोचे हुए है और उसके गले पर तेज धार वाला चाकू चलाने ही वाली थी। गानो को लगा कि यह नारी नहीं बल्कि उसके शरीर में समाई वो शैतानी आत्मा है। सिया की जान बचाने के लिए उसने बिना सोचे समझे बान्युल का दिया हुआ वो पवित्र खंजर नारी के पेट में उतार दिया, पर वार करते ही सन्नाटा छा गया। गानो के होश उड़ गए जब उसे एहसास हुआ कि उसने आत्मा को नहीं बल्कि अपनी ही दोस्त नारी को मार दिया है। लहूलुहान नारी की आंखों में पल भर के लिए चेतना लौट आई। सिया ने रोते हुए उसे संभालने की कोशिश की। नारी, होश में आओ, हम दोस्त हैं, याद करो सब कुछ। नारी कुछ पल के लिए शांत हुई, पर अगले ही क्षण उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने अपनी आखिरी ताकत झोंककर सिया की कलाई से वो रक्षा कवच, वो पवित्र धागा जो हयांग ने बांधा था, को खींचकर तोड़ दिया। उसके ठंडे और कांपते होठों से आखिरी शब्द निकले, अगर मेरा अंत यही होना है तो मैं तुझे भी रिहा नहीं होने दूंगी। जैसे ही वो धागा टूटा, सुरक्षा घेरा खत्म हो गया। वो अभिशप्त रूह सिया के शरीर पर हावी होने लगी और उसकी आत्मा एक बार फिर उसी अंधेरी और डरावनी रूहानी दुनिया में खींच ली गई। लेकिन इस बार एक चीज अलग है। सिया पूरी तरह बेहोश नहीं हुई थी। वो उस डरावनी दुनिया में पूरे होशो हवास के साथ खड़ी है। यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां से वापसी का हर रास्ता बंद नजर आ रहा है। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर कदम एक नई मुसीबत की ओर ले जा रही है। अस्पताल में बान्युल का ऑपरेशन तो कामयाब रहा, पर उसकी जिंदगी अभी भी अधर में लटक रही है। उधर जैसे ही सिया की कलाई से वो सफेद सुरक्षा धागा टूटा, हायांग के हाथ का धागा भी खुद ब खुद जमीन पर आ गिरा। हायांग का माथा ठनका। वो समझ गई कि अब मौत का साया सीधे उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसने तुरंत गानू को फोन किया। सिया को लगा कि ये कोई रूहानी छलावा है, पर गानू ने अपनी सूझबूझ से काम लिया। उसे पता था कि यहाँ रुकना मौत को दावत देना है, इसीलिए वो रिस्क लेकर सिया को कंधे पर लादे हायांग के ठिकाने की ओर निकल पड़ा। और दूसरी तरफ उस अभिशप्त दुनिया में सिया की आंख खुली। उसे लगा कि वो स्कूल के मेडिकल रूम में है। गानो, हाजुन और नारी सब उसके पास है और मुस्कुराते हुए बता रहे हैं कि श्राप खत्म हो चुका है। उन्होंने सबूत के तौर पर फोन भी दिखाया जहां से गिरिगो ऐप गायब था। सिया ने राहत की सांस ली, पर जैसे ही वो स्कूल के गलियारे में आई, उसकी नजर एक छोटी सी चीज पर पड़ी। स्कूल में जो मरम्मत का काम महीनों से अधूरा था, वो अचानक पूरा हो चुका था। सिया का शक यकीन में बदल गया। ये दुनिया असली नहीं बल्कि एक छलावा है। जैसे ही उसने खिड़की से बाहर झांका, उसे वो डरावनी हकीकत दिखी
जिसे ये रूहें उसे छिपा रही थी। असली दुनिया में गानो सिया को पीठ पर उठाए ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजर रहा था। कोहरा इतना घना था कि गूगल मैप भी फेल हो गया। वे लगभग पहाड़ के ढलान से गिरने ही वाले थे कि तभी हायांग ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। उसने आसमान में जादुई फानुस उड़ाए। अभिशप्त आत्माओं ने उन्हें बुझाने की लाख कोशिश की, पर हायांग के इरादे अडिग रहे। आखिरकार एक फानुस की रोशनी ने गानों को रास्ता दिखा ही दिया। हायांग के घर पहुंचकर अनुष्ठान एक बार फिर शुरू हुआ। हायांग ने मंत्रों वाले तीर से उस लाल फोन को चकनाचूर कर दिया, ये सोचकर कि सब ठीक हो जाएगा। पर सिया को होश नहीं आया। हायांग समझ गई कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। असली श्राप इस फोन में था ही नहीं। रूहानी दुनिया में सिया पर नारी की डरावनी रूह ने हमला कर दिया। सिया हार मानने ही वाली थी कि हायांग अपनी शक्तियों के साथ वहां पहुंची और रूह को पीछे धकेला। तभी उनके सामने डू हायरांग की आत्मा आई, पर इस बार उसका चेहरा शांत है, ना कोई खून ना जख्म। हायांग समझ गई कि वो लाल फोन के नष्ट होने से डू हायरांग का श्राप तो मिट गया, पर सियान का श्राप अब भी जिंदा है। डू हायरांग के इशारे पर वो सरवर कमरे की ओर बढ़े जहां सियोन ने अपनी आखिरी सांस ली थी। सियोन की रूह का ध्यान भटकाने के लिए हायांग ने डू हायरांग का रूप धरा और उसे बातों में उलझा लिया। लेकिन सियान हायांग की गंध से उसकी असलियत पहचान गई और पल भर में जादू तोड़ दिया। उधर सिया उस सील बंद कमरे तक पहुंच गई। जैसे उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, नारी की असली आत्मा उसके सामने खड़ी थी। वो कोई रूह नहीं, बल्कि नारी की अपनी नफरत, जलन और गुस्सा था। दोनों के बीच एक ऐसी जंग शुरू हुई जहां एक तरफ पुरानी दोस्ती है और दूसरी तरफ जान लेने का जुनून। सिया ने नारी को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, पर जब नारी ने लोहे के टुकड़े से उसकी जान लेना चाहा, तो सिया के अंदर की ममता मर गई। उसने अपने बचाव में वही किया जो वो कभी नहीं करना चाहती थी, और नारी की सांसें हमेशा के लिए थम गई। सिया के पास शोक मनाने का वक्त नहीं है। उसने सर्वर रूम के मलबे से वो असली फोन ढूंढ निकाला। उसे याद आया कि सियोन ने मरते वक्त ऐप में क्या मांगा था। जो भी इस ऐप पे कदम रखेगा उसकी मौत निश्चित होगी। बस यही वो बीज था जिसने पूरे स्कूल को शमशान बना दिया था। सिया फोन लेकर हायांग की तरफ भागी, जहां सियान काल बनकर हायांग पर टूट पड़ी है। लेकिन तभी अचानक डू हायरांग की रूह बीच में आ गई। उसने सियान को रोकने की मिन्नतें की। तभी हायांग को मौका मिल गया और उसने एक आत्मघाती फैसला किया। उसने जादुई तीर को इस तरह चलाया कि वो सियान के साथ साथ हायांग के अपने शरीर के भी आर पार हो गया। उसने सियान को खत्म करने के लिए खुद को ही ढाल बना लिया। सियान घायल होकर पीछे हटी, पर खेल अभी बाकी है। हायांग का आखिरी निशाना चूक गया और जादुई तीर दीवार में जा धंसा। सियान पागलों की तरह सिया पर हमला करने लगी ताकि वो फोन तक ना पहुंच पाए, पर सिया ने हिम्मत जुटाई और दीवार से वो जादुई तीर खींचकर पूरी ताकत से उस अभिशप्त फोन के सीने में उतार दिया। एक जोरदार धमाका और सब कुछ शांत हो गया। सिया की आंख खुली तो वो वापस अपनी दुनिया में है। श्राप खत्म हो चुका है, पर इसकी कीमत बहुत भारी थी। वक्त बीता, जख्म भरने लगे। बान्युल अस्पताल से लौट आया, लेकिन उन 5 दोस्तों के ग्रुप की रौनक हमेशा के लिए चली गई। नारी और ह्यूंग अब सिर्फ उनकी यादों में है। एक शाम हायांग के घर पर सब इकट्ठा हुए। बान्युल ने कैसी बात कही जिसने सबके होश उड़ा दिए। अब मैं भी अपनी इन आंखों से रूहों को देख सकता हूँ। उसने कसम खाई कि वो अपनी शक्ति से हायांग को उस घर की कैद से आजाद कराएगा जहां वो उम्र भर से कैद है और जहां से निकलने का मतलब उसकी मौत है। सबको लगा कि अब वो चैन की नींद सो सकेंगे, पर गिरी को ऐप इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। कुछ समय बाद मिन्सू नाम का वही लड़का स्कूल के पिछले रास्ते से अंदर दाखिल होता है। उसे वहां एक पुराना फोन मिला, नारी का फोन। जब उसने वो चालू किया तो स्क्रीन पर वही खौफनाक आइकन चमकता है, गिरी को। मिन्सू किसी रहस्यमय शख्स से कंप्यूटर चैट पर कहता है, तुमने सही कहा था, ये अभी खत्म नहीं हुआ। क्या सिया की मेहनत बेकार गई? वो कौन है जो मिन्सू को गाइड कर रहा है? और क्या हायांग कभी आजाद हो पाएगी? इन गहरे राजों से पर्दा उठेगा इफ विशेस कुड किल के सीजन 2 में। तब तक के लिए दोस्तों अपनी इच्छाओं पर काबू रखिए, क्योंकि यह विशेस सच में जान लेती है। इस ड्रामा की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को पक्के से लाइक करें और कमेंट में हमें लिखकर बताएं कि आपको क्या लगता है सीजन 2 में क्या दिखाया जाएगा। तो चलिए, आप सभी से विदा लेने का समय हो गया है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
तो पक्के से कर ले ताकि सीजन 2 की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जल्द मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।